This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी दिनांक 28 जून 2021 चरक दिनासन अध्याय 4 वित्त प्रमेय शंखं चक्रं जलौघं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुक्त्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीनं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं कार्यस्य वयं न प्रयतामः सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत्नं सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। सभी पित्त प्रकुपित होकर कैसे पित्त प्रमेय निर्माण करता है इसके बारे में पीछे बताया था। तेषामपि तु खलु पित्तगुणविशेषेण इव नामविशेषा भवन्ति तथा क्षारमेहश्च कालमेहश्च नीलमेहश्च लोहितमेहश्च माञ्जिष्ठमेहश्च हारिद्रमेहश्च ते षड्भिरेव क्षाराम्ललवणकटुक विश्रोष्णैः पित्तगुणैः पूर्वयुक्ता भवन्ति। तो क्षार ये भी पित्त गुण इस प्रकार का यहाँ पे बताया गया है और शायद हम ये क्षार और अम्ल ये दोनों बताए हैं तो लिटमस पेपर के जरिए इसके बारे में थोड़ा सोच सकते हैं कि ये क्षार में है या अम्ल में है। इस प्रकार का उसमें परिवर्तन देख सकते हैं क्या या परीक्षण कर सकते हैं क्या इस प्रकार से। सर्वे एव ते याप्याः संसृष्टदोषमेधस्थानत्वात् विरुद्धोपकरणत्वाच्च। तो ये सभी याप्य इस प्रकार के हैं। संसृष्ट दोष मेध स्थानत्व, संसृष्ट जो दोष है वो मेध का स्थान इस प्रकार का है। और संसृष्ट दोष कहा गया है तो सभी में कफ का संबंध रह गए, कफ के साथ में पित्त इस प्रकार का है और मेध स्थान होने के कारण विरुद्धोपक्रमत्वाच्च, और विरुद्धोपक्रम इस प्रकार का हो जाएगा। कफ और मेध के लिए उष्ण चिकित्सा चाहिए और पित्त के लिए शीत चिकित्सा चाहिए, तो दोनों में से कोई भी चिकित्सा कारीगर नहीं होगी इस प्रकार से। तत्र श्लोकाः पित्त प्रमेय विशेष विज्ञानात् गंधवर्ण रसस्पर्शे ही यथा क्षार तथा विधम पित्त कोपान नरो मूत्रम क्षार में ही प्रमेय। तो जैसे मैंने कहा कि क्षारोदक के बारे में थोड़ा सा सोचना है और उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसको ध्यान में रखते हुए गंधवर्ण रसस्पर्श ये सभी अगर इस प्रकार से है तो
उसके बारे में थोड़ा सोचना इस प्रकार का पड़ेगा। मसी वर्णम अजस्रम च मूत्रम उष्णम प्रमेहति पित्तस्य परिकोपेण तम विद्यात् कालमेहि। जैसे कि मैंने कहा कोलेक्टस ने एक केस इस प्रकार की देखी थी जहाँ शाई जैसी मूत्र की उत्पत्ति थी। तो ये एक अहम मुद्दा। अम्ल और क्षार के तीक्ष्ण गुण को अलग कैसे समझ सकते हैं? काफी मुश्किल मामला है, क्योंकि किसी एक गुण की प्राधान्य रहेगा उसका, लेकिन बहुत सारे गुण उसके साथ में जुड़े हुए इस प्रकार के रहते हैं, तो हर एक को अलग अलग तरीके से देखना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का होगा। तो तस्मात् नैकरथं द्रव्यं भूत संघात संभवात नैक दोषास्ततो रोगाः, ये जैसे बात बताई गई है, तो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। और फिर जिस तरीके से हो, हर गुण को अलग अलग देखने की कोशिश अगर करते रहेंगे तो शायद ये बात होगी कि दूसरे गुणों से सम्मिश्र होने के बावजूद भी उसको अलग तरीके से कैसे जाना जा सकेगा इस प्रकार से। और लिटमस पेपर के जरिए मैं समझता हूँ कि यह अम्ल और क्षार समझना थोड़ा सा आसान इस प्रकार का होगा। तो जैसे मैंने कहा कि CSIR अगर इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट ले रही है, तो ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स, डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स फॉर दिस काइंड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, ये शायद बात हो सकती है इस प्रकार से। चाशुपक्षादिवं मूत्रम अम्लं मेहति यो नरः पित्तस्य परिकोपेण तम विद्यात् नीलमेह। तो चाशुपक्ष जैसा और अम्ल मूत्र, तो ये नील में ही इस प्रकार का बताया गया। विश्रम लवण उष्णं च रक्तम मेहति यो नरः पित्तस्य परिकोपेण तम विद्यात् रक्तमेह। तो विश्र लवण उष्ण और रक्त, तो ये रक्त में ही बताया गया है। और जैसे कि वो माधवनिदान मधुकोष्ठिका में आता है, विना प्रमेह से मूत पूर्व रूप ही मूत्रे तन्न वदे प्रमेहम प्रत्यक्ष पित्त से ही सब प्रयोग प्रकोपः। तो अगर प्रमेह के पूर्व रूप इसके साथ में नहीं है तो उसको रक्त पित्त समझना चाहिए, और इसके पूर्व रूप उसके साथ में है तो प्रमेह मान देना चाहिए। मंजिष्ठोदक संकाशम वृषम विश्रम प्रमेहति पित्तस्य परिकोपात्तम विद्यान मांजुष्टमेहि। तो मंजिष्ठोदक संकाश, जैसे अभी साइल्स मेथड है हीमोग्लोबिन देखने के लिए, तो उसके लिए एक कलर पैलेट दे सकते हैं, और किससे मैच होता है ये देखकर अगर करेंगे तो ऐसे मांजिष्ठ का काढ़ा बनाने के बाद वो किस प्रकार का रंग उसका दिखता है, ये अगर हम कर पाएंगे तो शायद ये बात हो जाएगी। हरिद्रोतक संकाशन कटुकम यत् प्रमेहति पित्तस्य परिकोपात्तम विद्यात् हानिप्रमेहिनम्। तो हरिद्रोतक संकाश, तो मंजिष्ठोदक संकाश, हरिद्रोतक संकाश, ये काफी आसान है देखने के लिए। तो इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो और कलर पैलेट उसकी दे देंगे तो शायद बात बनेगी कि ये अलगता से हम उसको समझ पाएंगे। कषाय कटु तिक्त रूक्ष लघु शीत व्यवाय व्यायाम वमन विरेचन आस्थापन शिरो विराचनात्योग संधारण अनशन अभिघात आतप उद्वेग शोक शोणित अतिशेक परिजागर विषम शरीर न्यासान उपसेवमानस्य तथाविध शरीरस्यैव क्षिप्रं वात प्रकोपमापत्। तो कषाय कटु तिक्त रूक्ष लघु शीत, ये तो बात को बढ़ावा देने वाले, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्यवाय व्यायाम, तो ये विहारात्मक इस प्रकार के ऋतु है, और ये ज्यादा प्रमाण में उसका सेवन अगर किया जाए
वमन विरेचन आस्थापन शिरो विरेचन अतियोग। सिर्फ एक रक्तमोक्षण को छोड़ा गया है, बाकी 4 शुद्धि के उपाय लिखे गए हैं। संधारण तो वेग विधारण, अनशन खाना नहीं खाना, कम खाना, इस प्रकार से। अभिघात, हाँ, अभिघात से भी वात प्रकोप होता है, ये जाहिर है। आतप यहाँ पे आया है विशेष, तो आतप पित्त को निर्माण करने वाला है ये तो पता है, लेकिन आतप से वायु का भी प्रकोप होता है, ये थोड़ा सा अजीब इस प्रकार का है। उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आतप किस प्रकार से वायु का प्रकोप का है। उद्वेग शोक शोणितातिशेक, तो ऊपर नहीं लिया, लेकिन शोणितातिशेक ये नीचे ले लिया। रक्तमोक्षण जो है वो अलग से बताया, इसका भी कारण थोड़ा ढूंढना चाहिए कि ये रक्तमोक्षण को अलग क्यों बताया। जागरण विषम शरीर न्यासान और विषम शरीर न्यास। अब जैसे कि मैंने कहा था कि इसके बारे में बहस कहीं ज्यादा हुई नहीं है कि सम शरीर न्यास किस प्रकार का है और विषम शरीर न्यास किस प्रकार का है, किसको कहते हैं विषम शरीर न्यास। तो फिजियोथेरेपी में, हाँ, या योग में इसके बारे में थोड़ी जानकारी इस प्रकार से मिलेगी। और काफी लोगों ने इसके लिए प्रयास किए हैं कि समस्थिति किस प्रकार की होनी चाहिए। तो उसको अगर भली भांति समझेंगे तो विषम शरीर न्यास इसके बारे में पता लग जाएगा, और इससे वात का प्रकोप होता है, ये बात, हाँ, स्पष्ट इस प्रकार से है। परसों ही मुझे अवबाहु की पीड़ा बहुत रही, शनिवार को, शनिवार रात में भी नींद नहीं आई। फिर कल मैंने विश्राम लिया पूरा, और फिर जंभीर पिंड स्वेद भी किया, लेकिन जैसे विश्राम किया वैसे ये दर्द कम होने लगा, और गंभीर पिंड के स्वाद के साथ काफी कम हो गया। अभी तो 90-95% कम हो गया है इस प्रकार। और उसमें भी ऐसा था कि बाएं हाथ का पहले मुझे तकलीफ रही थी अनुभव की थोड़ी देर से, कल परसों जो हुआ वो दाएं हाथ का इस प्रकार का रहा। तो इस प्रकार के अगर शिफ्टिंग चेंज है तो वायु ही पीछे है और वायु की चिकित्सा करनी है, ऐसा ध्यान में लेना चाहिए। और फिर शायद ये बात हो गई होगी कि मैं सुबह व्यायाम करने के लिए जाता हूँ, वहां कहीं पे मसल पे स्प्रेन आ गया दक्षिण बाहु में, और फिर उसके जरिए ये पेन शुरू हुआ। तो ठीक है, मैंने हाथ के एक्सरसाइजेस परसों तो नहीं किए, कल भी नहीं किए, हाँ, केवल पाँव के जो है वही किए। और फिर वो विश्राम होने के कारण और विश्राम ही लेने के कारण दोनों में शांति इस प्रकार की हुई। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि विषम शरीर न्यास ये समझना काफी मुश्किल है, और हमें थोड़ा सजग होकर देखना इस प्रकार का पड़ेगा। तथाविध शरीर से एवं शीघ्र वातः प्रकोपम आपत्ति, तो उसी प्रकार शरीर में तात्काल वात का प्रकोप होता है। सप्रकुपितस्तावत् तथाविध शरीर विसर्पन यदा वसाम आदाय मूत्रवानि स्रोतांसि प्रतिपद्यते तदा वसाम एहम अभिनिर्वते। और उस प्रकार का वो शरीर में घूमते हुए जो वसा के लेकर मूत्र व स्रोत में आ जाता है, तदा वसा में निर्माण करता है। अब शुद्ध मांस से स्नेह सा वसा परिकीर्तित, शुद्ध मांस का जो स्नेह है उसको वसा इस प्रकार से कहते हैं। तो ये इस प्रकार से वसा को लेकर क्यों आता है, ये एक बात समझने लायक इस प्रकार की है। शायद शरीर में इस प्रकार की रुक्षता बढ़ गई है, और फिर वसा को लेकर घूमना उसके लिए आवश्यक इस प्रकार का हो जाए।
लेकिन मूत्राशय में लाकर उसको बाहर निकालना, ये केवल वसा नहीं है, उसके साथ में क्लेद ये भी है, ये सूचित करने वाला इस प्रकार का। तो क्लेद के बारे में सोचना जरूरी इस प्रकार का होगा। और उपधातुओं के साथ उपधातु वसा है इस प्रकार से, मांसाद वसा इस प्रकार से। तो उसको लेकर वो नीचे आता है, तो वसा में निर्माण करता है। यदा पुनः मज्जानम मूत्र वस्तु आकर्षति तदा मज्जा में हम अभिनिर्वर्त। जब मज्जा को लेकर मूत्र वस्तु में आता है तो मज्जा में निर्माण करता है। अभी ये तो बहुत आगे वाला इस प्रकार का मज्जा में है, स्नेह जो है। और शायद बात को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए उसको स्नेह की आवश्यकता है। इन सभी में उसको ध्यान में रखते हुए ये मज्जा में इस प्रकार का निर्माण होता है, लेकिन वो उसको बाहर निकाल देता है। अब बात ऐसी है कि पक्वाशयगता तत्र नाड्यो मूत्रवाह स्वयाः, इसके जरिए हम ये सोच सकते हैं कि ठीक है, जो अन्न स्रोतस सर्प उदक स्रोतस और अग्नि, इनके परिणाम से जो सारकिट्ट विभाजन इस प्रकार का होगा, उसमें से द्रवकिट्ट मूत्र बन जाएगा, और वही पहला उसको निकाल देने का उपाय है। लेकिन अजीर्ण तो भुंजानस्य, इस प्रकार की संप्राप्ति होने के बाद ये रक्त मांस इस प्रकार से आगे जाने लगता है, और बहुबद्ध मेद इस प्रकार का अगर है तो कफज प्रमेह निर्माण इस प्रकार के हो जाते हैं। और मांस में शैथिल्य इस प्रकार का ज्यादा है, तो शायद ये बात बनती है कि ये वसामेह को निर्माण करने वाला इस प्रकार का है। वैसे क्रम में पहले में मांस है और फिर मेद धातु है, फिर भी कफज प्रमेह के बारे में जो बताया गया वो मेद और मौत दोनों के बारे में जिक्र है, लेकिन मेद से संबंध ज्यादा है। और फिर मेदोह स्रोतस का मूल स्थान वृक्क है, और शायद एलोपैथी का जो कहना है कि वृक्क से मूत्राशय में दोष आते हैं इस प्रकार से, या मूत्र की निर्मिति वहां होती है, ये शायद उसके बारे में सोच सकते हैं, कफज मेह के बारे में। अब मांस और उसकी वसा उपधातु के रूप में, और उसका इस प्रकार से मूत्राशय में आना, या मज्जा का इस प्रकार से मूत्राशय में आना, ये काफी मुश्किल इस प्रकार की बात है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी शारीर के बारे में संदर्भ है, हर कोश में, लक्षण कोश में, हेतु कोश में और औषध कोश में, लक्षण संबद्ध शारीरादिभाव, लक्ष्य संबद्ध शारीरादिभाव, इस प्रकार से हाँ उसके संबद्ध जो शारीरादि भाव है उनके बारे में बताया गया है। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूरे शरीर का अलग तरीके से अध्ययन होना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो अभी प्रातिपदिक कोश में तो एक ही डाटाबेस में ये सब हमें मिलेंगे, और कारणों के स्तर पर हो, लक्षणों के स्तर पर हो, या चिकित्सा के स्तर पर, कौन से शारीर आदि भाव किसने प्रयोग में लाए गए हैं, यह अगर पता चले तो आधुनिक एनाटॉमी को तो छोड़ दो, उसमें तो ये बताना मुश्किल होगा इस प्रकार से, लेकिन हमारे दृष्टि से ये कैसे होता है ये देखना पड़ेगा। यदा तो लसिका मूत्राशय अभिवन मूत्रम अनुबंधम चोदयति, लसिकाति बहुत्वात् विक्षेपत्वाच्च वायोः खलु अस्य अतिमूत्र प्रवृत्ति संगम करोति तथा समत्त इव गजः
शरते अजस्त्रम मूत्रम अवेगम तम हस्ति में वाचक्षते। अब अगर वो लसिका को मूत्राशय में लेके आता है, मूत्रम अनुबंधम चोदयति, मूत्र के पीछे तुरंत बाद लसिका को बाहर छोड़ता है, तो लसिकाति बहुत्वात् विक्षेपणाच्च वायु हो, तो ये लसिका बहुत ज्यादा मात्रा में होने के कारण और वायो हो खलु विक्षेपणाच्च वायु हो, वायु का विक्षेपण ये जो गुण है उनके ये कर्म है उसके आधार पर खलु अस्य अतिमूत्र प्रवृत्ति संगम करो, अतिमूत्र प्रवृत्ति या संगम इस प्रकार का निर्माण करता है। तदा स मत्तैव गजः, तो जैसे उन्मत्त हाथी होता है, चलते अजस्त्र मूत्रम अवेगम, सतत अजस्र यानी कि सतत मूत्र प्रवर्तन करता रहता है जिसमें वेग ज्यादा नहीं होता, धीरे 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 इस प्रकार से, लेकिन कंटिन्यूअसली इस प्रकार की मूत्र प्रवृत्ति होती रहेगी। तो मेरे कहने का मतलब ये कि जहां जहां हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखा सकते हैं इसके बारे में, इस प्रकार का हाथी का मूत्र विसर्जन इसका वीडियो अगर किया जाए और वो दिखाया जाए, हाँ, तो उससे कंपैरिजन करने के लिए आसान थोड़ा सा इस प्रकार का हो। मैं एक आयुर्वेदिक एनसाइक्लोपीडिया के बारे में मैंने सोचा था, हाँ, ई बुक्स इस प्रकार के निकालनी है। वैसे ये भी ई बुक है लेकिन ये पीडीएफ है, तो एडिटेबल इस प्रकार का अगर ई बुक इस प्रकार का होगा, वैसे वो NIMH में है अवेलेबल इस प्रकार से, और इसमें ढूंढ भी सकते हैं। तो किसी भी शब्द को क्लिक करेंगे तो उसके संबंध में जो भी जानकारी होगी, चाहे उसकी व्याख्या हो, चाहे उसका चित्र हो, चाहे उससे संबंधित कोई वीडियो हो या अभिमंजुष्टोदक वगैरह इस प्रकार के है, तो विमंजुष्टोदक कैसा होता है, हरिद्रोदक कैसा होता है, इसके बारे में जानकारी हो, तो राइट माउस क्लिक करेंगे तो ये सब भी मुद्दे सामने आएंगे, उसके बारे में जितने भी अलाइड इंफॉर्मेशन इस प्रकार की है वो आएंगे। इनकॉन्टिनेंस लेंगे क्या, इससे सतत धीरे धीरे मूत्र प्रवृत्ति को, लेकिन कंट्रोल नहीं रहता इनकॉन्टिनेंस में। यहाँ शायद कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, पूरी तरीके से कंट्रोल है ही नहीं ऐसा नहीं बता सकेंगे, लेकिन धीरे धीरे होती रहेगी, ये बात सही है। तो CCRS को इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स लेने चाहिए कि ई संहिता निर्माण करें इस प्रकार से, तो थोड़ी लोगों को, विद्यार्थियों को उसमें रुचि निर्माण होगी कि इसमें कुछ वीडियोस है, ऑडियोज है, कुछ पिक्चर्स वगैरह इस प्रकार के है, जानकारी है, और फिर मूल ग्रंथ से अर्थ समझना ये थोड़ा सा आसान इस प्रकार का हो जाएगा। तो एक एक डिपार्टमेंट को अगर इस प्रकार से सौंपा जाता है, 5 वर्ष के लिए सभी MD के थीसिस इसी पर जुड़े हुए हो, इस प्रकार से अगर करते हैं, खास कर BHU जयपुर और ये नीचे वाले जो राज्य है वहां पे जामनगर, इसमें द्रव्यगुण के लोग द्रव्यगुण के बारे में इंसाइक्लोपीडिया में जुट जाए, रसशास्त्र वाले रसशास्त्र के लिए जुट जाए, बाकी स्वस्थ वृत्त वाले स्वस्थ वृत्त के लिए जुट जाए कि जितने भी द्रव्य है कैसे है क्या है, और उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन जानकारी है उसके बारे में बताएंगे। तो ये बहुत अच्छा होगा कि हम संहिता पढ़ते पढ़ते ही इन सभी बारे में जान जाएंगे, और ये केवल
पुस्तकी ज्ञान इस प्रकार का नहीं है। मैंने सुझाव दिया था लेकिन कुछ आगे हुआ नहीं। चाहे जिन व्यक्तियों तक पहुंचना चाहिए वो नहीं हो रहा। और अगर आयुर्वेद को भली भांति समझना है तो उसका क्या तरीका हो सकता है इसके बारे में सोचना है। एक कंट्री वाइड क्लासरूम की मैंने कंसेप्ट रखी थी, इस प्रकार का जो प्रचलन है उसको भी आगे लेकर चल सकते हैं। और दूसरी एनसाइक्लोपीडिया इस प्रकार की अगर होगी, आयुर्वेदीय शब्दकोश ये राइट माउस क्लिक कर उपलब्ध करेंगे कि ये इस शब्द का यहाँ पे अर्थ क्या है, और वैसे और उसके बारे में रेफरेंसेस कहाँ कहाँ किस प्रकार के है, इस प्रकार से तो शायद ये बात बनेगी। और फिर नॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बारे में अगर ऐसा हम कर सकते हैं कि ये श्लोक से किस तरीके से कहना है, बोलना है, जो भी मूल इस प्रकार का होगा उसका संधि विग्रह, समास विग्रह और फिर अन्वय और उसका सिंपल वर्ड्स में मीनिंग, हिंदी में हो, अंग्रेजी में हो, मराठी में हो, जिस किसी भाषा में हो, और फिर उसके बारे में एनसाइक्लोपीडिया इसमें जोड़ा जाए तो ये घर पे बैठ के लोग आराम से संहिताओं को पढ़ सकेंगे, संहिताओं को समझ पाएंगे। और उनमें एक वाक्यता होगी। शुरू में इसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे और अच्छे ही विद्वान इसमें जुड़ जाए, जो प्रैक्टिशनर है वही जुड़ जाए, ये शुरू में करना पड़ेगा। बाद में एक बार ये हो गया, हाँ, तो रिकॉर्डेड सब चीजें हाथ में उपलब्ध इस प्रकार की होगी। और आगे बार बार ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अन्य रोगों के बारे में, अन्य ग्रंथों के बारे में इस प्रकार के सोचेंगे। तो शुरू में एक ग्रंथों को अगर ये शुरुआत हो सकती है तो चाहे केरल वालों को वाग्भट दिया जाए, जामनगर वालों के लिए चरक दिया जाए, इस प्रकार से अगर कुछ करते हैं तो उन्हें भी पसंदी होगी कि ये अच्छा है। और शायद एक उनकी भाषा में मलयालम में और एक हिंदी और अंग्रेजी में, हिंदी और अंग्रेजी में तो होना ही है। ये अगर कर सकते हैं, नहीं तो सब टाइटल्स अगर दे सकते हैं सब अन्य भाषाओं में इस प्रकार से, तो टेक्नोलॉजी के जरिए ये सब पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी के जरिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन सिर्फ ये थॉट प्रोसेस होनी चाहिए कि कैसे हम आगे लेके जाएंगे इस प्रकार से। और एक फिर उसका ढांचा बनाने पड़ेगा, एक कुछ कार्य दिखाना पड़ेगा करके क्या ऐसा ऐसा करना है इस प्रकार से। अभी बेंगलोर में आईआईएम जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन, उन्होंने द्रव्य गुण वगैरह के बारे में काफी काम किया है। तो बॉटनी, एथनोबॉटनी और फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी वगैरह वगैरह, एक 9 नोडल एजेंसीज उन्होंने की थी। और हर वनस्पति को इन सभी एंगल्स के देखने का एक काम वहां पे हुआ है। अब मालूम नहीं है कि ये काम मैंने देखा तो मेरे सीडी में था शायद, लेकिन इसकी पोर्टल बननी चाहिए और पोर्टल में ये सब होना चाहिए। और सीसीआरएस को इस प्रकार के अगर काम किसी ने किया है तो उनकी अनुमति लेके और उनको राइट्स भी देके सीसीआरएस को पब्लिश करना है, तो बहुत अच्छा काम इसके जरिए हो सकता है। फिलहाल जो कुछ रिसर्च चल रहा है सीसीआरएस में या अन्य संस्थाओं में, वो किस प्रकार का है बताना मुश्किल किस प्रकार का है। तो इस प्रकार से अगर हम
आयुर्वेदीय शब्दकोश की बात कर, एनसाइक्लोपीडिया की बात करते हैं, तो ये काफी रोचक इसका प्रकार का भी हो जाएगा। और उसके साथ में अगर हम ट्रू केसेस भी बताते हैं, एक सूत्र के आधार पर, जैसे मैं अभी जहां जहां पे संबंध होता है मैं केसेस बताते रहता हूँ, उसी प्रकार इस प्रकार का मरीज था, ये हुआ और ऐसे ऐसे किया गया और इससे इतना फायदा हुआ वगैरह वगैरह, ये भी अगर करते हैं तो संस्कृत अलग सिखाने की जरूरत नहीं है। अभी संस्कृत अलग रखा विषय, और बेसिक संस्कृत तो आना चाहिए, 8वीं 9वीं 10वीं का संस्कृत, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन वो सिर्फ पढ़ाए और डायरेक्टली इस प्रकार की इस संहिता पर आ जाए। अब जैसे मैंने कहा कि ये हाँ, संधि विग्रह, समास विग्रह, अन्वय और शब्दशः भाषांतर, और फिर उसके ऊपर विमर्श, और हर शब्द के लिए अगर कुछ अवेलेबल है राइट माउस क्लिक के ऊपर, चाहे व्युत्पत्ति हो, चाहे व्याख्या हो, चाहे और कोई इस प्रकार की चीज हो, या फिर पिक्चर्स हो, ऑडियोज हो, वीडियोज हो, जो भी है वो उसके राइट माउस क्लिक पे अगर करेंगे तो बड़ी अच्छी इस प्रकार की बात होगी, और रोचकता आएगी इसमें आयुर्वेद के पढ़ने में। हमारे यहाँ होता ऐसा है कि बीएमएस पूरा होने के बावजूद भी, बीएमएस या एमडी होने के बावजूद भी हमें आयुर्वेद में क्या है इसका पता ही नहीं चलता। और 12वीं कक्षा तक एमबीबीएस वाले या बीएमएस वाले या बीएचएमएस वाले एक ही स्तर पे होते हैं। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद जो भी छात्र एमबीबीएस में चले जाते हैं, उनका पूरा दिन व्यस्त रहता है, सुबह से लेकर रात तक ये काम करते रहते हैं, बहुत सारे मरीज देखते रहते हैं और एंगेज रहते हैं पूरी की पूरी तरीके से। उनको समय नहीं मिलता कुछ करने के लिए, इतना सारा पढ़ना रहता है, इतना सारे एग्जामिनेशंस में काम करना पड़ता है। और वही हाल आयुर्वेद में देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। एक बार बीएमएस में आ गए, बरस 1.5 बरस के बाद परीक्षा होनी है, और परीक्षा उत्तीर्ण होना आसान है, ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। तो यही सिलसिला एमडी में भी चलता रहता है। हाँ, गवर्नमेंट आसवत कॉलेज में अगर एडमिशन हो जाती है तो स्टाइपेंड भी अच्छा अच्छा मिलता है, और केवल पुस्तकी ज्ञान इतना ही रहता है, कोई प्रैक्टिकल का संबंध ही नहीं रहता। हाँ, और वो भी भली भांति नहीं होता है, आयुर्वेद का ज्ञान नहीं होता है। तो ये सभी बहुत दुस्थिति है। तो इसको मूल रूप से कैसे बदलना है, इसके लिए मैंने ये सोचा था कि ये अच्छा इस प्रकार का रहेगा। लेकिन ये बात समझाए पहुंचाए कैसे इस प्रकार से, और अभी मेरे ख्याल में धीमान सीसीआरएस के डायरेक्टर है, मुझे जानते हैं। लेकिन मैंने उनसे कभी जिक्र नहीं किया था इसके बारे में। तो शायद ये बात इस प्रकार की बन सकती है, और 5-10 बरस में ये ई संहिता का काम पूरा हो सकता है अगर हम इस प्रकार से समझ लेते हैं। लेकिन ऐसा है कि जो काम करने वाले लोग होंगे, एमडी के छात्रों को लेकर काम किया जाएगा ज्यादातर इस प्रकार से। जो गाइड है उसको उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए, क्या काम करना है, कैसे करना है, इस प्रकार से। और परिस्थिति ऐसी है कि कोई भी काम नहीं करना चाहता, तनख्वाह मिलती रहती है। काम करने में किसी को दिलचस्पी नहीं है, आयुर्वेद में ही दिलचस्पी नहीं है, ये इस प्रकार के काम में क्या करेंगे इस प्रकार से। तो अगर ये नहीं होगा तो फिर शायद फंड्स है तो लोगों को काम पे लगा कर सकते हैं। वैसे सीसीआरएस को फंड्स कैसे खर्च करेंगे, ये एक बड़ी समस्या है। और काफी ग्रांट्स हमारी चली जाती है वापस, क्योंकि खर्च नहीं होती इस प्रकार से। तो ये तो बात नहीं होनी चाहिए।
तो इसके बारे में थोड़ा सोचना। और ये पूरा आयुर्वेद के तरीके से होगा। यहाँ CCRS का एक यूनिट है, जवाहरलाल नेहरू मादक उद्यान वगैरह इस प्रकार से, और उसमें सिर्फ 2 वैद्य है जो DMS MD है। बाकी पूरा स्टाफ जो है वो बॉटनी से है, फार्माकोग्नोसी से है, फार्माकोलॉजी से है, और वो काफी बड़ी मात्रा में है। तो वो हम रिसर्च क्या कर रहे हैं, आयुर्वेद का रिसर्च कर रहे हैं या इन सभी लोगों को पोसने के लिए रिसर्च कर रहे हैं? बड़ी मुश्किल इस प्रकार की बात है। और फिर बहुत सारे यंत्र सामग्री लेके रखी है, और मालूम नहीं किस प्रकार से उसमें से क्या नतीजा निकलता है और क्या होता है इसके आधार पर। तो आयुर्वेद के लिए करना है, ये सबसे अहम मुद्दा होना चाहिए। और जिसमें से आयुर्वेद हम समझेंगे, मूल ग्रंथों से समझेंगे, वो करना पड़ेगा। शायद मुझे अगर फुर्सत मिले तो मैं थोड़ा देखूंगा इसके बारे में, कुछ लोग इस प्रकार से करने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो एक थोड़ा काम सामने दिखेगा। जब तक दिखेगा नहीं तब तक लोग विश्वास नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं इस प्रकार से। और फिर शायद कोई पिकअप कर देगा। हाँ, CCRS, CCIM या आयुष वगैरह इसमें से कहीं ये अगर पिकअप हो जाए तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। तदा समत्त एव गजः क्षरते अजस्त्रमूत्रम अवेगम तब हस्तिमेहिनम आचक्षते। ओझः पुनः मधुरस्वभावं तद् यदा रोक्षात् वायुः कषायत्वेन अभिसंसृज्य मूत्राशये अभिवहति तदा मधुमेहं करो। तो ओज जो है वो मधुर स्वभाव इस प्रकार का है। तो यहाँ पहली बार ओज के मधुर स्वभाव होने की बात कही गई है, रस की बात कही गई है। तो ये एक, क्योंकि ये तेज है, ओजस्सु तेजो धातु नाम इस प्रकार से। और यदा रोक्षात् वायु कषायत्वेन अभिसंसृज्य, रुक्षता के कारण कषायत्व से उसका जोड़ करके मूत्राशय अभिवृद्धि तथा मधुमेह, तो मधुमेही मधुसमम इस प्रकार का बताते हैं। हाँ, जंबीर पिंड स्वेत फॉर योर अवबाह, हाउ इज जंबीर पिंड मेड? एक्चुअली कोलथादी चूर्ण और उसमें नींबू का रस, कोई लहसुन भी डालते हैं इसमें, और उसकी पोटली बना के फिर कोई ऑयल इस्तेमाल करना है। हाँ, एरंड तेल या फिर सहचर या फिर कॉटन चुटकी आदि इस प्रकार से। और फिर गरम गरम पोटली से सेक देना है। पहले अभ्यंग करवा लेना है और फिर गरम गरम पोटली से सेक लेना है। तेल गरम कर देना, तेल थोड़ा गरम करके उसमें पोटली ये करके वो गंभीर पिंड स्पित करना। केरल में काफी प्रचलन है। गणेश महाराज है हमारे बीच में मौजूद है, तो उसने ये सब किया था, हमारे यहाँ भी किया था। तो तीव्र तो इसका एक अच्छा नतीजा होता है। तो कषायत्वेन अभिसंसृज्य मूत्राशय अभिवहति, तो ओजो को वहां पर लेकर आता है, और ये मधु में ही मधुसम, मधु जैसी मूत्र परिवर्तन होता है। और मधुर, ओजो मधुर है इसलिए ये ओजो में है। तो ओजो में नाम चंदन का कुप कषाय ये बताया गया है। सुश्रुत में सभी के लिए कषाय बताए हैं, चाहे असाध्य हो तो भी बताए गए। ये एक अहम मुद्दा है कि कहीं ऐसा होता है कि असाध्य बोलते हैं और कुछ भी चिकित्सा नहीं देते। अर्बुद के बारे में मांसार्बुद, रक्तार्बुद असाध्य है बस, बाकी आगे उसकी जिक्र ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है उसके लिए। तो अगर असाध्य है और चिकित्सा नहीं बताते हैं तो एक अलग चीज होती है, और असाध्य है और फिर चिकित्सा बताते हैं तो उसका मतलब ये है कि इसमें कुछ करने लायक है।
कम से कम बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, लक्षण से मुक्ति मिले, इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। और याप्यत्व इस प्रकार का है। इमांश्चतुरः प्रमेहान वातजान असाध्यान आचक्षते विशेषः। तो ये जो 4 प्रमेय है वो वातज असाध्य इस प्रकार के कहते हैं। महात्येकत्वात् विरुद्धोपक्रमत्वाच्च, महात्येक होने के कारण और विरुद्धोपक्रम होने के कारण। तो महात्येकत्व जो है ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और कीटोएसिडोसिस, ये जो अभी कंडीशन बताई जाती है, इसमें इसके बारे में सोचना है। जुवेनाइल डायबिटीज में कीटोएसिडोसिस ये होता रहता है, सडन इस प्रकार का हो जाता है, और फिर ये बड़ी गंभीर इस प्रकार की समस्या होती है। ज्यादातर हमारे पास मरीज नहीं आता है, एलोपैथी में चले जाते हैं, आईसीयू मैनेजमेंट लगती है इस प्रकार से। लेकिन मेरे पास एक इस प्रकार का उदाहरण हुआ कि 6 महीने की लड़की थी और अचानक खाना पीना बंद कर दिया, एकदम प्लान इस प्रकार के हो गए, कुछ हलचल नहीं, कुछ बोलना नहीं इस प्रकार से। तो उन्होंने मुझे फोन किया, तो मैंने कहा कि लेके आओ तुरंत। मेरे आने से पहले वो पीडियाट्रिशियन के पास गई। पीडियाट्रिशियन ने कहा कि गंभीर मामला है, तुरंत एडमिट कर दो अस्पताल में। लेकिन वो फिर भी मुझे दिखाने के लिए आए, तो मैंने भी कहा कि हाँ गंभीर मामला है, तो बेटर एडमिट करो। लेकिन ये अचानक कैसे हुआ, ये तो पता नहीं चल रहा था। तो मैंने कहा कि क्या हुआ, तुम कहाँ गई थे क्या? तो बोले घूमने के लिए गए थे शाम को, मेरे मौसी के पास, उसकी मौसी के पास गए थे और उसके सामने घूमने के लिए गए थे। तो मुझे मालूम था मौसी ओंकारेश्वर पे रहती है। तो मैंने कहा कि तुम ओंकारेश्वर पे चले गए थे क्या घूमने के लिए उसको लेकर? तो बोले हाँ। तो मैंने कहा ठीक है। हमारे हिसाब में कारण स्पष्ट है। और सायंकाल को इस प्रकार से ओंकारेश्वर यहाँ का, हाँ, ये मृत्यु के बाद जो भी क्रियाकर्म किए जाते हैं वो स्थान इस प्रकार का है। तो मैंने कहा कि ठीक है, राम रक्षा लगा के अंगारा रक्षा लगाओ उसको। मैंने दवाइयों में भी याग भस्म का प्रयोग किया और एडमिट हुई। उसका डायग्नोसिस कीटोएसिडोसिस इस प्रकार का हुआ। पता नहीं चला कीटोएसिडोसिस क्यों हुआ। हाँ, 2 दिन आईसीयू में रही और पहले ही दिन जैसे अंगारा वगैरह लगाए वो ठीक होने लगी और फिर डिस्चार्ज हो गया, आगे कुछ भी नहीं हुआ। 2 दिन के बाद वो सुधर गई, पूरी तरीके से सुधर गई, आगे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं रहा। हाँ, तो ये थोड़ा अजीब मामला है इस प्रकार से। हाँ, ग्रह बाधा, भूत बाधा जिसको कह सकते हैं, इस प्रकार का वो था। लेकिन इस प्रकार के कीटोएसिडोसिस अगर जुवेनाइल डायबिटीज में होता है तो ये भी गंभीर मामला इस प्रकार का होता है। मेरे पास ऐसी लड़की थी, 8 बरस की थी उस समय में, और नोन थी कि जुवेनाइल डायबिटीज है, और अचानक इस प्रकार के लक्षण निर्माण हुए, ग्लानि वगैरह इस प्रकार का। मैंने एडमिट करवाया। तो बोले एनआईसीयू चाहिए, और एनआईसीयू नहीं था। फिर एक भारतीय विद्यापीठ में, विद्यापीठ के कॉलेज अस्पताल में दाखिल किया उसको, और फिर वो सुधर गई। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि इससे कुछ संबंध ये ओजो में है वगैरह वगैरह है, उसमें है, उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो ये महात्ययी तत्व इसमें है। तो अभी हमारे पास अगर मरीज आते हैं इस प्रकार के, तो कैसे करेंगे, ये एक बात अलग इस प्रकार की होगी। इंसुलिन जब उसकी खोज हुई तो उसकी कहानी है कि इसी प्रकार का सीरियस पेशेंट था और इंसुलिन के प्रयोग चल रहे थे, और अंत में उस दिन उसको अंतिम स्वरूप प्राप्त हुआ। और जो कुछ मरीज था वो मरने वाला था, इंसुलिन का प्रयोग हुआ और वो बच गया, और फिर वहां से इंसुलिन प्रचलन में आ गया। ऐसा
उसके बारे में कहानी है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना है और फिर ये महात्ययिकत्व है, ये समझना है ना। विरुद्धोपक्रम वात और कफ परस्पर विरोधी, केवल शीत गुण दोनों में समान है, बाकी सब गुण विरोधी है। ते विरुद्धोपक्रम इस प्रकार का होगा। तेषामपि पूर्ववद् गुण विशेषेण नाम विशेषा भवन्ति। तद यथा वसामेहश्च मज्जमेहश्च हस्तिमेहश्च मधुमेहश्च। तर गुण विशेषेण उसके नाम विशेष इस प्रकार के हो जाते हैं। अब ये संप्राप्ति के बारे में सोचना है कि ये वसा लसिका इस प्रकार से मूत्र में कैसे आते हैं, तो ये काफी समझने के लिए आवश्यक इस प्रकार का। तत्र श्लोका वात प्रमेह विशेष विज्ञानार्था भवन्ति। वसामेश्वरं वसाभं वा मुहुर्मेहति यो नरः वसामेनम् आहुस्तम असाध्यं वातको। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में एसिडोसिस कम करने के लिए सोडा बाइकार्ब काफी मात्रा में देते हैं। हम इसमें कैसा विचार करेंगे? बड़ी मात्रा में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अम्ल और क्षार इस प्रकार का रहेगा, और शायद इस प्रकार के मूत्र का परीक्षण करके अम्ल धर्मी है क्या और उसमें क्षार धर्मी देने की जरूरत है क्या, ये देखेंगे। वेणुमाधव शास्त्री जोशी उसको स्वर्जिका क्षार कहते थे, सोडा बाइकार्ब। और स्वर्जिका क्षार का प्रयोग होता है यहाँ ताराचंद अस्पताल में बहुत वर्षों से। सोडा समुद्रादि चूर्ण ये प्रचलन गायनेक वार्ड में खास करके, अभी मालूम नहीं अभी क्या स्थिति है, लेकिन मैं जब था तो बहुत सारे औरतों के सोडा समुद्रादि थे। तो उसमें सोडा समुद्रादि यानी सोडा और समुद्रादि लवण, समुद्रादि चूर्ण इस प्रकार का लवण भास्कर ऐसा कॉम्बिनेशन था। और ये बात का अनुलोमन करने के हिसाब से सूतिकाओं को दिया जाता था। तो ये सोडा क्यों आया, ये एक थोड़ा सा देखना चाहिए, या सोडा बाइकार्ब जो है वो। और वेणुमाधव शास्त्री जोशी का एक मत था कि जो दही सेवन, खास करके खट्टा दही सेवन जिसने किया है, उसको सोडा बाइकार्ब इस प्रकार का देना है। और उनका जो योग था वो सोडा बाइकार्ब और हरितकी इस प्रकार का था, स्वर्जिका हरितकी, ऐसा उनका योग था। तो मैंने ज्यादातर इस्तेमाल नहीं किया है इसका, लेकिन सोच सकते हैं इसके बारे में। सिचु शंख इस प्रकार के सर पलट कर सर देते थे, दही अगर सेवन है, शंख भस्म देते थे उसके साथ में सीधे बता दीजिए। तो शंख क्षारो हिमोग्राही इस प्रकार का बताया गया है। तो ये एक क्षार है शंख भस्म। तो ये शायद कीटोएसिडोसिस ये कंडीशन अम्ल के वजह से हो रही है, तो मूत्र का परीक्षण लिटमस पेपर के आधार पर करना चाहिए। अब ये बहुत सारी इमरजेंसीज होती है और ये सब करने के लिए समय मिलेगा नहीं मिलेगा एक अलग होगी, लेकिन कर तो सकते हैं। और फिर इसके आधार पर अगर हम स्वर्जिका लवण और ये देना शुरू करेंगे, हरितकी वगैरह इस प्रकार की बातें देना शुरू करेंगे, मुहुर्मुहु देना पड़ेगा इस प्रकार से, तो शायद हम भी उसकी चिकित्सा भली भांति कर पाएंगे। वैसे किडनी फेल्योर में भी सोडा बाइकार्ब का प्रयोग होता है। तो वहां एलोपैथी के दृष्टि से किन कंडीशंस में इसका प्रयोग होता है, ये थोड़ा देखकर हमारे दृष्टि से उसमें ये देने लायक है या नहीं है इस प्रकार से सोच सकते हैं। और वैसे क्षारधर्मी औषधों का प्रयोग कम ही होता है, ज्यादा मात्रा में क्षारधर्मी औषधों का प्रयोग होता है, लेकिन हमारे यहाँ क्षार है काफी और उसके बारे में सोच सकते हैं। ठीक है। मज्जानं सह मूत्रेण मुहुर्मयति यो नरः मज्जविहीनम् आहुस्तम असाध्यं वातको। कि मज्जा को इस प्रकार से अगर मूत्र से निकालता है तो मज्जा में इस प्रकार का होता है। मैंने एक एसएलई का पेशेंट देखा था और उसमें शुरुआत हुई वो जोड़ों के दर्द से शुरुआत हुई, फिर तमक श्वास जैसे लक्षण हुए, फिर उदरोग जैसे लक्षण हुए, फिर ये प्रमेह इस प्रकार के लक्षण हो गए।
तो दर 3-4 दिन के बाद ये एक एक सिस्टम को लेकर घूम रहा था इस प्रकार से। वैसे भी ऐसे लिए ट्रीट करना काफी मुश्किल है, लेकिन इसमें तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, स्टेरॉइड दे देते हैं इस प्रकार से। तो उस समय में ये बोल रहा था कि जैसे तेल निकलता है उस प्रकार की मुझे मूत्र पर उठती है। तो मुझे पता चला कि ये वसा में है या मज्जा में है, इस प्रकार का है। वैसे असाध्य है, लेकिन फिर भी दवाइयाँ दी गई है तो उसको उसके आधार पर सोचेंगे। मैंने उस समय में तो वसंत कुसुमाकर का प्रयोग किया था, लेकिन उसके एलोपैथी भी ट्रीटमेंट चालू थी और साथ में मेरी ट्रीटमेंट चालू हुई। बाद में वो टिका नहीं रहा इस प्रकार से। लेकिन कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये मज्जा में है, तेल जैसी मूत्र प्रवृत्ति हो रही है, ऐसा उसका कहना था। तो ये टिपिकल वसा लसी का मज्जा इस प्रकार का बाहर आ रहा है, ऐसा समझ लेना चाहिए। हस्तिमत्त इवाजस्त्रं मूत्रं क्षरति इव वृषं हस्तिमेनं आहुस्तम असाध्यं मातृ। तो मत्त हस्ती जैसे जो अजस्र मूत्र वृषभ बड़ी मात्रा में वुडवर्ड्स ग्राइप वॉटर मध्ये क्षार आहे लहान बाळांसाठी, हे योग्य तसं असं आहे। बालकों में जो समस्या ज्यादातर होती है वो वायु का संचय होता है और फिर पेट में दर्द, ये काफी कॉमन है। और इसलिए उसमें कार्मिनेटिव इस प्रकार की दवाइयाँ प्रयोग करते हैं, और ग्राइप वाटर जो भी है उन सभी में इस प्रकार की दवाइयाँ होती हैं, और वो देने से तुरंत राहत मिलती है, ये भी बात सही है। हम प्रवाल पंचामृत, रजन्य चूर्ण वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं इन सभी में, हाँ। लेकिन देने के लिए ग्राइप वाटर थोड़ा आसान है। अर्क कल्पना अगर प्रयोग करेंगे, अजवाइन का अर्क देते हैं, लेकिन वो भी बहुत डाइल्यूट करके देना पड़ता है। वैसे अजवाइन का हम हमारे मुंह पे रखेंगे, जिह्वा पर रखेंगे, तो पता चलता है कि ये कितना जलन करने वाला इस प्रकार का है। लेकिन उसी अजवाइन के अर्क को डाइल्यूट करके दे देते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आती इस प्रकार से। तो खास करके बहुत नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए ये ग्राइप वाटर काफी बरसों से, पीढ़ियों से इस्तेमाल में है, और उससे राहत भी मिलती है, जिससे ही इस प्रकार का है। तो शायद हम उसके बारे में थोड़ा सोचें, हमारे तरीके से अर्क को लेकर इस प्रकार के ड्राई वाटर्स बने और प्रचलन में लाए, ये भी बात पॉसिबल है। बालन शेप है, ओवा है, जीरा है, इसके अर्क को निकाल कर वो डाइल्यूट करके प्रचलन में ला सकते हैं, और हो सकता है बाल चातुर्वर्ती का ये जो अभी दूध पापेश्वर का, हाँ, सिरप है, वो भी अच्छा काम करता है। उसमें जो लतिका चंद्र चूरश काला जवानी का जो एक चातुर्वर्त है, नहीं ते हे आहे ना, चतुर्बीज आहे। काकड शिंकी, अतिविषा, पिंपरी और चातुर्वर्तामध्ये काय आहे? मुस्ता। तो ओवा फूल म्हणून मिळते ते अजवाइन अर्क असते का काही, या तो वो ओवा फूल जो है वो अजवाइन कहते हैं, उसका अर्क कहा जाता है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स का विचार आयुर्वेद के हिसाब से कैसे हो सकता है? ये बड़े लेक्चर का विषय है, ऐसे आसानी से नहीं कह सकेंगे। घन कृष्ण अरुण श्रृंगी, कृष्णा अरुण श्रृंगी, कार्बिकोट फ्रॉम एबीएस, अर्थ कल्पना अवेलेबल। ओके, कार्बिकोट तो देखना चाहिए ये। हाँ, बाल चातुर्भद्र, तो ये भी अच्छा है बाल चातुर्भद्र, लेकिन कार्बिकोट का कॉम्बिनेशन एक बार देखना चाहिए, और हैंडी रखेंगे ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। क्योंकि जब बच्चे रोने लगते हैं तो पूरा परिवार अस्वस्थ हो जाता है।
इसमें तो कोई संदेह नहीं। बरं पडलं. पुन्हा सांगितलं. अजमोदा, पिप्पली, शुंठी, श्वेतजीरक, एला, हिंगू, मिश्रेया, हाँ, पुदीना और खड़ी शक्कर, सीता। तो ये कार्बिकोट का फॉर्मुलेशन है, तो उसको शायद हम भलीभांति देखने की, यूज करने की कोशिश करेंगे। CARMIKOT स्पेलिंग भी आज भी है थोड़ा सा। तो ठीक है, यहीं पे रुकते हैं और आगे सिलसिला बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठुः प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते लक्षणीयः श्वः पुनर्मिलिष्यामः।